हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षण प्रक्रिया और उसमें हमने अंकेक्षण प्रविधि कंप्लीट कर ली थी। आपको मैंने बताया था ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप की होती है। एक आपका जोखिम निदान प्रविधि और एक अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधि। अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधि फिर से दो प्रकार की होती है, नियंत्रणों की जांच और विश्लेषणात्मक प्रविधि। विश्लेषणात्मक प्रविधि हम आज पढ़ेंगे डिटेल में ऐसे 520 में। और सारभूत, मूलभूत या ठोस प्रविधि, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विवरणों की जांच और विश्लेषणात्मक। तो प्रविधि के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं, अंकेक्षण विधि। ऑडिट मेथड। ऑडिट मेथड क्या होते हैं? अंकेक्षण साक्ष्यों को एकत्रित करने की विधि। अंकेक्षण साक्ष्यों को एकत्रित करने की विधि अंकेक्षण विधि कहलाती है। तो ऑडिट मेथड का मतलब समझ गए? वो सारे तरीके जिनसे आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, ऑडिट मेथड कहलाते हैं। ये कुल मिलाकर 7 मेथड्स हैं। एक एक मेथड को अब मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला मेथड निरीक्षण। निरीक्षण, इंस्पेक्शन। तो देखो, इंस्पेक्शन के ऊपर अलग से नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ किस चीज का निरीक्षण किया जाएगा? निरीक्षण किस चीज का? निरीक्षण करते हम किसका? रिकॉर्ड्स का। निरीक्षण किसका करते हैं अपन? रिकॉर्ड्स का, दस्तावेजों का। हम डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने की वजह से इन दस्तावेजों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। निरीक्षण में हम रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल करते हैं और जब हम इन एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं और हमें सब कुछ सही मिलता है, तो इसकी विश्वसनीयता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ने जांच पड़ताल कर ली, कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। लेकिन बच्चों, निरीक्षण सिर्फ रिकॉर्ड्स का ही नहीं होता। निरीक्षण किसका भी होता है? अमूर्त और मूर्त संपत्ति का भी निरीक्षण होता है। किसी आदमी के पास प्रॉपर्टी है तो हम उसके भी रिकॉर्ड चेक करते हैं ताकि हमें समझ सकें कि वो प्रॉपर्टी उसी के नाम से है या नहीं है। तो अमूर्त और मूर्त संपत्ति की भी इसमें क्या की जाती है? जांच की जाती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास काम का टॉपिक नहीं है। विधि जरूर पूछ सकते हैं। कितनी विधि है टोटल? 7। और ये ध्यान रखना बच्चों, इधर उधर मत कर देना इनको। प्रविधि कितनी है? 2। और विधि कितनी है? 7। 7 के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता निरीक्षण में क्या चेक करते हैं अपन। ये तो खाली मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण विधि नहीं है, तो वो 4 में से 3 होंगी और 1 नहीं होगी। समझ में आ रहा है? निरीक्षण कंप्लीट मानू। दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। इसका नाम है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस। ये विधि कैसी हुई? पहले बताओ, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब क्या होता है? सुना है कभी नाम आपने? इंग्लिश शब्द है तो ऑब्जर्व करना मतलब
चलो आपसे पूछता हूं, बताना स्टॉक का क्या करेंगे आप? ऑडिटर स्टॉक के बारे में क्या करेगा? भौतिक सत्यापन। तो क्या मैं जाके गिनूं? स्टॉक गिनूं क्या जाके वहां पे? नट बोल्ट गिनने के लिए सी बनाऊंगे मैं? है? क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं, मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ रहा है उसका सत्यापन होगा कि नहीं होगा? कौन करेगा? कैसे करेगा? जाके भौतिक सत्यापन करेगा? क्या वो गिनेगा क्या? तो गिनते टाइम वो जाएगा, उसको उपस्थित होना जरूरी है वहां पे। जिस दिन गणना हो उस दिन उसको वहां पे उपस्थित होना है, और उसको गणना करते हुए लोगों को ऑब्जर्व करना है, देखना है। आपको नहीं करना, आपको तो देखना है। तो गणना कौन कर रहा है? मैनेजमेंट, उसके कर्मचारी, और मुझे उनको गणना करते हुए देखना है। इसको ऑब्जर्व करना कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब दूसरों के द्वारा निष्पादित प्रक्रिया को देखना। दूसरों के द्वारा निष्पादित प्रक्रिया को देखना। उदाहरण दे सकते हो आप, स्टॉक का भौतिक सत्यापन। स्टॉक का भौतिक सत्यापन, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। समझ में आ गया? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों मेथड समझ गए? तरीके बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तो एविडेंस मिलेंगे, जांच पड़ताल करोगे तो एविडेंस मिलेंगे, और एविडेंस लेने के लिए तरीके तो अपनाने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हो अपने आप चीजें थोड़ी आपके सामने आ जाएंगी? दोनों पॉइंट क्लियर मानूं? बिल्कुल। आप ये क्यों सोच रहे हो कि स्टॉक की गणना ही ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन मतलब दूसरों के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको देखना, अपने आंखों से देखना। समझ रहे हो? सिकंदर एक बात आज सच्चाई के साथ बताएगा। आप पहले बोलना सीखे थे या पहले स्कूल गए थे? बताओ सिकंदर, पहले स्कूल गए थे या बोलना सीखे थे? बोलना सीखे थे, मम्मी पापा ऐसे यही बोलते हैं बच्चे ज्यादा। आपने हिंदी पढ़ी नहीं, कह कह के गणे पढ़े नहीं, मात्राएं सीखी नहीं, और आप बोलना सीखे? स्कूल तो बाद में गए हो। ये ऑब्जर्वेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं, लोगों को काम करते हुए देखते हैं। अब लोग कहते हैं ना, बढ़िया का बेटा बढ़िया ही बनता है, और तू और क्या बनेगा बेचारा। मैंने अपने पापा को जो काम करते हुए देखा, मैं वो सीख गया, तो मैं भी वही काम करने लग गया। ऑब्जर्व मतलब दूसरे को देखना, इसको अवलोकन कहते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरी चीज आपको क्या करनी है? पुनः गणना, रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन, पुनः गणना करना। बताओ क्या समझे? रिकैलकुलेशन मतलब जो चीजें पहले से गणना की हुई है उसको आप दोबारा से गणना करके देखो। जैसे एग्जाम्पल दो, बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई माल खरीद के लाए हो और सामने वाले ने बिल दिया। बिल में कई आइटम आपके लिखे हुए हैं और उनका टोटल लगा हुआ है। आप उसको दोबारा से क्या करके देखो? रीटोटलिंग, यानी कि बिल में टोटल की पुनः गणना करना। बिल में टोटल की पुनः गणना करना, दोबारा से टोटलिंग करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो। प्रोविजंस, जो प्रावधान है, प्रोविजंस जो बनाए गए हैं कि पुनः गणना करना, ये क्या कहलाता है आपका? रिकैलकुलेशन। कि जो चीजें मैनेजमेंट ने पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं, आप ट्रस्ट मत करो, आप खुद भी एक बार कैलकुलेशन करके देखो। तो इससे आपके सामने क्या आएगा
एविडेंस, क्योंकि जो आप राय देते हो सत्यम उचित, तो सत्य का मतलब ही क्या है? अंगणितीय शुद्धता। तो कैलकुलेशन करोगे तभी तो बताओगे है। हाँ, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री करिए। कार के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 15%। 15% कैलकुलेट करके उन्होंने एंट्री करी होगी। अब 15% की जगह उनसे 5% का बटन दब गया और उन्होंने वही एंट्री कर दी, गलती हो गई कि नहीं हुई? मैं भी उसको एज इट इज मान लूं या खुद कैलकुलेशन करके देखूं? तो इसको तो पुनर्गणना कहते हैं। आप किसी दुकानदार से कोई माल खरीद के लाते हो, वो पैसा जोड़ जुड़ा के आपको बताता है और आप निकाल के दे आते हो, लो भाई। अरे एक बार आप भी तो कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर उससे गलती होगी तो तुम्हारा नुकसान हो गया। तो इसको पुनर्गणना कहते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट विधि है बच्चों पुनर्निष्पादन। पुनर्निष्पादन, रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस, पुनर्निष्पादन। क्या लग रहा है नाम से? ये तो मेथड सारे नाम से ही क्लियर है। बताओ क्या लग रहा है नाम से, आप बताएं। दोबारा से परफॉर्म करें। अरे भैया, आपके घर वालों ने रोटी बनाई है, आप उसको चखने की बजाय दोबारा रोटी बनाने लगे कि पता नहीं कैसी बनी होगी, मैं तो खुद ही बनाऊंगा। वो शादीशुदा आदमी करे समझ में आता, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बात समझ गई क्या? ये बच्चे ने बताया था अपने को इसको तैरना नहीं आता, बताया था ना? नहीं आता? बेटा यूट्यूब पे एक बार वीडियो देख ले, हाउ टू स्विम, उसमें आएगा ऐसे अंडर वाटर ये वो, सीख जाएगी। फिर कूद जा, यूट्यूब की स्टेप रट ले ढंग से और कूद जा और परफॉर्म करके देख। नहीं समझे मेरी बात? क्या समझा रहा हूं मैं? कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखने से, पढ़ने से, लिखने से समझ में नहीं आती। जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। अब रोटियां गोल कैसे बनाए? मैं उसकी चौड़ा रास्ता से जाके किताब खरीद के लाया था। जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ ने मेरी बहुत इंसल्ट करी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हें मालूम नहीं था तुम्हारे घर में बहू बेटी आएंगी, तुम कुछ नहीं सीखे, तुमको रोटियां गोल बनानी नहीं आती। मैं चौड़ा रास्ता गया, किताबों का बाजार है, मैं कहा हाउ टू मेक चपाती गोल, एक बुक लेके आया, उसको पढ़ रहा हूं, बन जाएगी? वो तो बीबी का बेलन पड़ता है ना सिर पे धम, और आदमी के हाथ हो जाते हैं सुन, और सोने हाथों से यूं चलता है ना बेलन धीरे धीरे, तब अपने आप ही गोल बनती है। और आप किताबों में उलझ रहे हो। अब इसको ऑडिट में लगाते हैं इस पॉइंट को। ऐसी कौन सी चीज है जिसको परफॉर्म करके देखने से ही मालूम चलेगा? साक्ष्यों से, कागजों से, कैलकुलेशन से मालूम नहीं चलेगा। लगाओ अंदाजा और बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो ऑडिटर को परफॉर्म करके देखनी है। जब तक परफॉर्म नहीं करोगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा सही है कि गलत है। बताएं, लगाओ। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही जवाब। बस इसको एक नाम देता हूं, क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाकई में है या नहीं है, ये तो आप जब खुद परफॉर्म करके देखोगे तो ही मालूम चलेगा कि वाकई में सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं है। ये तो परफॉर्म करने से ही मालूम चलेगा। नहीं समझे क्या? बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी दादी जी बहुत सारे किस्से सुनाती थी कि हमें सुकर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में खीर पूड़ी। और मेरी दादी तो ऐसा ऐसे डायलॉग सुनाती थी मुझे कि सुबह सुबह बोल, क्या बोलते थे, राम चिड़िया तुझे मिलेगी खीर पुड़िया। मेरी दादी ऐसे कहावतें सुनाती थी कि सुबह सुबह बोल राम चिड़िया तुझे मिलेगी खीर पुड़िया। मैंने कहा कहाँ मिलेगी? बोला स्वर्ग में।
तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, यार स्वर्ग ही जाएंगे अपन तो। लेकिन बाद में मालूम चला कि स्वर्ग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मरना पड़ता है। आप मरे बिना स्वर्ग मिलता ही नहीं। तो अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो मरना पड़ेगा। ये तो बड़ी तकलीफ का काम है। अब स्वर्ग में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो परफॉर्म करने से मालूम चलेगा, ऐसे मालूम नहीं चलता। कोई किताबें पढ़ लो चाहे कुछ ही पढ़ लो, ऐसे सिस्टम आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं किसी बैंक की ऑडिट करने गया, मैंने देखा कि बैंक में बहुत सारे सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं और उसमें से कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 1500 रुपए निकले हुए हैं। मैंने उनसे बिल वाउचर मांग लिया, लाओ जी इसका बिल वाउचर देना। मैनेजर ने हाथ खड़े कर दिए, साहब ये तो एटीएम से निकले हुए हैं, हमारे पास कोई बिल वाउचर नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम से एंट्री हुई है, मैं कैसे सही मान लूं उसको। तो मैंने मैनेजर साहब को पूछा, जी आप तो इस बैंक के मैनेजर हो, आपका भी इस बैंक में अकाउंट है क्या? बोला सर खुद के बैंक में अकाउंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल है। मैं कहा आपके पास एटीएम है? बोला हाँ है। मैं कहा बाहर आओ। बैंक के बाहर ही क्या लगी हुई थी? मैं कहा लो कार्ड इंसर्ट करो, 500 रुपए निकालो। मैनेजर साहब ने कार्ड इंसर्ट किया, 500 रुपए निकाले। मैंने कहा अब आओ बैंक में, दिखाओ आपके अकाउंट में डेबिट हो गया क्या? डेबिट हो गया था, इट मीन्स ओके। ये उदाहरण हो गया एटीएम से पैसों की निकासी, इसको रीपरफॉर्मेंस कहते हैं। ये चीजें आपको खुद को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, उसके बिना आपके समझ में नहीं आएंगी। बोले बातें समझ में आ रही है? चारों चीजें समझ में आ गई? निरीक्षण, अवलोकन, पुनर्गणना, पुनर्निष्पादन। अब 3 मेथड हो रहे हैं, बोर करवा रहा हूं, ध्यान से सुने। 5वां जो मेथड है इसको अपन कह रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाह्य पुष्टिकरण। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक अलग से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ऐसे 505। तो आज मैं आपको ऐसे 505 करा रहा हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाह्य पुष्टिकरण बोल दो या संपुष्टि बोल दो, एक ही बात है। यहां बाह्य का मतलब क्या है? तृतीय पक्षकार, तृतीय पक्षकार। सिकंदर की आवाज आई, तृतीय पक्षकार। थर्ड पर्सन मतलब है मुझे छोड़ दो, मेरे क्लाइंट को छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया थर्ड पर्सन, तृतीय पक्षकार। और कंफर्मेशन का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है? इसने हाँ किया है, ये रेस्पॉन्स है, प्रत्युत्तर है, पर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हमेशा लिखित होगा और सामने वाले ने लिखित में मुझे क्या दिया है? रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटर्न रेस्पॉन्स। हिंदी में बोलते हैं लिखित प्रत्युत्तर। लिखित प्रत्युत्तर कौन मांगेगा? लिखित में कौन कंफर्म करवा रहा है? ऑडिटर या क्लाइंट? ऑडिटर। किससे? ऑडिटर तृतीय पक्षकार से। ऑडिटर तृतीय पक्षकार से रिटर्न में चीजों को कंफर्म करवाना चाह रहा है। क्लाइंट के थ्रू या डायरेक्ट? क्लाइंट के थ्रू या डायरेक्ट? आपने कई लोगों को माल बेचा है जिनके आप पैसे मांगते हो, मैंने आपके बही खातों से उनका एड्रेस लिया और उनको डायरेक्ट चिट्ठी भेजूं या फिर आपके माध्यम से चिट्ठी भिजवाऊं? अगर मैंने आपका माध्यम अपना लिया तो ये तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रबंधकों ने मुझे लिख के दे दिया। ये तो एक्सटर्नल कहां हुआ? तो एक्सटर्नल कब माना जाएगा? जब ऑडिटर डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर
सीधे तौर पर किसको बोल रहा है? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को आदेश देगा क्या? आदेश देगा कि रिक्वेस्ट चेक करेगा? बताओ। आज मैं मान लीजिए आपको आदेश दे दूं, ठीक है, आप मेरे को जानते ही नहीं हो, ये मेरे क्लाइंट हैं, आप इनके यहाँ माल खरीदते हो, आप आपस में जानते हो, मैं इनका सीए हूं, ये मुझे जानती हैं, आप तो नहीं जानते ना। मैंने आपका एड्रेस यहां से लिया, उठा के आपको चिट्ठी भेजी, और क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये आदेश देता हूं कि आप इसको कंफर्म करके मुझे तुरंत बताएं। अब कौन है ये? कलेक्टर है? प्रधानमंत्री है? ये ले तेरा आदेश डस्टबिन में। जवाब ही नहीं आएगा। और जवाब क्यों दे अगला? मैं कौन सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हूं, कौन सा मैं अधिकारी हूं, कहेंगे जवाब। इसलिए बच्चों, सीधे तौर पे आप मांगोगे, लेकिन क्या करोगे? रिक्वेस्ट। क्या करनी है आपको? प्रार्थना करनी है। आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आप सामने वाले से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, सामने वाला जवाब नहीं देगा। इस ऐसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये यही कहता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग तो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है? नॉन रेस्पॉन्स। सामने वाले जवाब ही नहीं देते। गैर प्रत्युत्तर सबसे बड़ी समस्या है इसकी। गैर प्रत्युत्तर की समस्या, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामने वाले जवाब ही नहीं देते। इसलिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं कि सर ये आपके भी भले के लिए और मेरे क्लाइंट के भी भले के लिए है। चाहे आपकी फाइल इनकम टैक्स स्क्रूटनी में आ जाए, चाहे मेरे क्लाइंट की आ जाए, मरेंगे तो दोनों ही। तो ये हम सबके फायदे की बात है। मिला लो बैलेंस। बोलो, समझ में आ रहा है? अब देखो, तृतीय पक्षकार को आपने डायरेक्टली चिट्ठी भेजी और वो आपको रिटर्न में रेस्पॉन्स देगा। किसको? ऑडिटर को। इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ नोट करके समझने वाली बातें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन पर कौन सा ऐसे लागू है? ऐसे 505। एक क्वेश्चन समझ गए? दूसरा क्वेश्चन, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन विश्वसनीय साक्ष्य है? देखो, थर्ड पार्टी से कंफर्म करा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा क्या है? विश्वसनीय है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। समझ में आ रहा है? क्या ये निष्कर्षात्मक है? क्या ये निष्कर्षात्मक है? सिकंदर भावनाओं में बह गया। साक्ष्य कभी भी निष्कर्षात्मक नहीं होते। साक्ष्यों की प्रकृति क्या होती है? आग्रही। पढ़ाया था ना आपको, परसों वैसे पूरी स्टोरी सुनाई थी। एक वो आपको मैंने मेरे घर के ऊपर डेड बॉडी मिली थी, वो कहानी सुनाई थी कि साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो बच्चों, ये जो आपका बाह्य पुष्टिकरण है, ये जो बाह्य पुष्टिकरण है, ये अधिक विश्वसनीय साक्ष्य है। ये अधिक विश्वसनीय साक्ष्य हैं, किंतु निष्कर्षात्मक नहीं। किंतु निष्कर्षात्मक नहीं। हाँ हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो मेरे पास में ज्यादा विश्वसनीय साक्ष्य आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं इजीली ओपिनियन दे सकता हूं। इसलिए हम थर्ड पार्टी से भी कंफर्म करवाते हैं। लेकिन आप ये कह दो कि साहब थर्ड पार्टी ने लिख के दे दिया था, बताओ मैं क्या करूं? नहीं भैया, आपको इससे निष्कर्ष निकालना है। क्या थर्ड पार्टी से जो आपने एविडेंस लिए वो डाउटेबल हो सकते हैं? मेरे साथ हुआ था ऐसा।
मेरे क्लाइंट के जितने भी मांगने वाले थे पैसे और जितने भी वो क्लाइंट मांगता था यानी डेटर्स, मैंने उनको सबको चिट्ठियां भेजी। तो साहब एक व्यक्ति के पास चिट्ठी गई जिसके क्लाइंट मेरे पैसे मांगता था, वो उसका साला था। तो साले ने अपने जीजा को फोन मिला दिया, बोला जीजा तेरे सीए की चिट्ठी आई है और वो ये कह रहा है कि आप मेरे पैसे मांगते हो और इसको कंफर्म करो। तो जीजा क्या बोलता है कि मेरा सीए सटक गया। कभी जीजा साले का बैलेंस भी मैच हुआ है जो आज होएगा? बोले तो कहते कंफर्म है, और उसने लिख दिया कंफर्म। डायरेक्ट जवाब मेरे पास आ गया। मैं क्या सोच के बैठा हूं कि हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं है। डाउट से कोई भी चीज परे नहीं है। डाउट से कोई भी चीज परे नहीं है, समझो। अगर आपको भगवान भी आके ये कहते हैं कि आप मरोगे नहीं, आप अमर हो, तो भी डाउट में मर जाओगे कि यार भगवान खुद ही मर गए तो हम क्या से बचेंगे, इस डाउट में मर जाओगे। बोले समझ में आ गया क्या? अच्छा, बाह्य पुष्टिकरण में क्या हम केवल बैलेंस का कंफर्मेशन करते हैं? केवल बैलेंस को ही कंफर्म करते हैं क्या? अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि कंफर्मेशन मतलब कंफर्म करा लो। क्या कंफर्म कराएं? बैलेंस, या एक एक लेन देन भी हो सकता है, और या नियम और शर्तें भी हो सकती हैं। बताओ। तो साहब इसमें बैलेंस, नियम, शर्तें इत्यादि को कंफर्म किया जाता है। इत्यादि को कंफर्म किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? इसमें बैलेंस वैलेंस नियम शर्तें सब कंफर्म होती हैं। ऐसा मत सोच लेना कि केवल बैलेंस ही कंफर्म होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कंफर्मेशन कौन सी डेट को लेना है? कंफर्मेशन कौन सी डेट का बैलेंस कंफर्म कराऊं? अगर बैलेंस कंफर्म ही करा रहा हूं तो 99% हम कौन से डेट का कराते हैं? 31 मार्च, क्योंकि वो बैलेंस शीट बना के देनी है। पर ऐसा भी कोई नियम नहीं है। किसी भी तिथि के लिए किसी भी तिथि का कंफर्मेशन लिया जा सकता है। कंफर्मेशन लिया जा सकता है। आप कोई भी डेट का कंफर्मेशन ले सकते हो। नॉर्मली हम कब लेते हैं बताओ? 31 मार्च का। यहां तक की बात है, समझ में आ गई? क्लियर है? अब मेरी समस्या सुनो। मैं क्लाइंट की ऑडिट करने गया, मैंने ये देखा कि उसके डेटर्स आ रहे हैं 2 लाख। कितने लोग? 2 लाख। और 2 लाख को चिट्ठी भेजूं और 5 रुपए की टिकट लगा दूं तो कितने रुपए की टिकट लग गई? 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख भुगते कौन? 10 लाख की तो टिकट लग गई। बताओ ये भुगते कौन? मैं तो भुगतने से रहा, मेरी तो फीस ही 20,000 है, तो मैं थोड़ी भुगतूंगा 10 लाख रुपए। कौन भुगतेगा? क्लाइंट कहेगा रहने तो सीए साहब, ऑडिट ही नहीं करानी आपसे। तो बड़ी समस्या है। तो कंफर्मेशन किससे कराऊं? तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सबसे ही कराएं? ऑडिटर को सैंपलिंग करनी पड़ेगी। जिनमें आपको डाउट है उनसे कंफर्म करा लो। जो आपको देखते ही खाते समझ में आ रही है तो सही है, उनको कंफर्म कराने की जरूरत क्या है? अब क्या होता है साहब, आप कंफर्मेशन की जब चिट्ठी बनाते हो, ये जो रिक्वेस्ट बनाते हो, कौन सी रिक्वेस्ट? एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक पॉजिटिव कंफर्मेशन, सकारात्मक, और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन, नकारात्मक। एक पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक नेगेटिव कंफर्मेशन, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये 2 प्रकार का कंफर्मेशन होता है। सर कैसे? हम समझे नहीं, समझा देते हैं।
सबसे पहली बात, आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हो और उसको ये कहते हो कि भैया मैंने तेरे को चिट्ठी भेजी है, तू मुझे इसका जवाब देना। अगर तुम्हारे और मेरे बैलेंस मैच है तो भी जवाब देना, मैच नहीं है तो भी जवाब देना, जवाब जरूर देना। अगर आप इस तरीके की रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हो कि आपको प्रत्येक स्थिति में उत्तर चाहिए, चाहे आप दी गई सूचना से एग्री हो या डिसएग्री, तो इसे अपन क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अर्थात जब अंकेक्षक प्रत्युत्तर मांगता है, भले ही तृतीय पक्षकार दी गई सूचना से एग्री हो या डिसएग्री हो, एग्री हो या डिसएग्री हो। आप कहते हो साहब आप हमें जवाब भेजो, एग्री हो तो कह देना ओके जी कंफर्म, डिसएग्री हो तो लिख देना कि क्या क्या प्रॉब्लम, पर जवाब दो हमें। तो इसको अपन क्या कहते हैं? पॉजिटिव कंफर्मेशन। समझ में आ रहा है? अब ये आप बता दो क्या मैं बताऊं? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? जब ऑडिटर सामने वाले को चिट्ठी भेजे और उसे कहे कि अगर आपका और हमारा बैलेंस मैच है तो जवाब देने की जरूरत है नहीं है, मस्त रहो। यानी कि अंकेक्षक केवल प्रत्युत्तर कब मांग रहा है? प्रत्युत्तर केवल उसी स्थिति में चाहता है, उसी स्थिति में चाहता है जब तृतीय पक्षकार दी गई सूचना से डिसएग्री हो। समझ गए क्या? दोनों कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के टाइप समझ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिकंदर ने कहा सर अगर वो उत्तर ही नहीं दे तो? ये तो इस टॉपिक की प्रॉब्लम ही है कि आप किसी थर्ड पार्टी को मजबूर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हो, आदेश तो दे ही नहीं सकते ना आप। वो नहीं दे, आपको एविडेंस नहीं मिले तो कोई और हथकंडे अपनाओ, फिर भी कंफर्म नहीं हो पाते हो तो रिपोर्ट को मॉडिफाइड कर दो। इसके अलावा तो और क्या इलाज है? हाँ, नहीं नहीं, तो आप समझे नहीं इसका मतलब। सिकंदर ये कह रहा आपने किसी को चिट्ठी भेजी और उसने उत्तर नहीं दिया तो आप उसको नेगेटिव मान लो कि क्या? अरे उसके हिसाब से थोड़ी मानना है, मैं क्या चाह रहा हूं, मेरी लैंग्वेज क्या है, मैं जो रिक्वेस्ट में लिख रहा हूं, अगर मैं उसको ये कह रहा हूं कि आप एग्री हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जवाब देना, तो कौन सा कंफर्मेशन हुआ? ये पॉजिटिव। अब अगर अगला जवाब नहीं का तो नेगेटिव हो जाएगा ये। अरे मैं भी वही समझा रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज तो आप लिख रहे हो ना, सामने वाला थोड़ी लिख रहा है। आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हो कि मुझे हर हाल में जवाब चाहिए, आप एग्री हो तो भी, नहीं हो तो भी। अगला जवाब नहीं दे तो वो नॉन रेस्पॉन्स कहलाता है, नेगेटिव थोड़ी कहलाता है। नेगेटिव में की तो लैंग्वेज क्या होगी कि हमने आपको चिट्ठी भेजी है, यदि आप इसकी सूचना से सहमत हो तो जवाब मत देना, पर नहीं हो तो जवाब देना। हाँ, अब मैं समझ गया तेरे मन की बात, बस तू इतनी सी चिंता लिया ना मन में, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब तू क्या कहना चाह रहा मैं बताता हूँ कि सर आपने नेगेटिव वाली लैंग्वेज लिख के भेजी, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया
तो आप इसको क्या मान लोगे कि सब कुछ सही है। और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछना चाह रहा था, यही थी मन में बात। ओके ठीक है, सोच लिया करो बस, बहुत है इतना तो बताओ ये जो बात बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इसलिए खतरनाक चीज कौन सी है, पॉजिटिव की नेगेटिव? आपको नेगेटिव कंफर्मेशन का सहारा नहीं लेना चाहिए। ऑडिटर को हमेशा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज किया जा सकता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। बताओ ये नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज किया जाए, ये कब यूजफुल है? जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बोलो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा हो, स्ट्रॉन्ग की वीक? नहीं समझी बेटा, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जोखिम क्या है, कम है। नहीं समझी? अरे भाई जोखिम ज्यादा है और ऊपर से कौन सा कह रहे हो आप, नेगेटिव। सामने वाले का जवाब नहीं आएगा, तुम क्या मान लोगे? ओके, तो ऐसा काम क्यों करो? जब तुम्हें मालूम है कि सब कुछ सही है, यहाँ जवाब नहीं भी आएगा, मैं कुछ गलती भी कर दूंगा तो चलेगा। तो आपको नेगेटिव कंफर्मेशन लेना है। अब तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बच्चे गलती करेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन कब लेना चाहिए। ऑप्शन ए, जब आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो और जब आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ हो। तो 90% क्या कहेंगे, नेगेटिव, कमजोर, टिक। ये गलती कर जाएंगे, क्योंकि मीनिंग तो समझो। नेगेटिव कंफर्मेशन, अब जैसे कोरोना पॉजिटिव होना, आज तक की जितनी भी मेडिकल की रिपोर्ट थी सब क्या थी, नेगेटिव होना। और कोरोना में क्या आ गया, पॉजिटिव होना। अब कोई की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, वो खुश हो गया, हुल्ला कर रहा है मैं पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, समझ गए ना? यह ऐसा है, नेगेटिव मतलब जब आप पॉजिटिव हो तो नेगेटिव चीजें करोगे। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? अगर जोखिम का स्तर ज्यादा है तो भैया सबसे जवाब मांगो, जब जोखिम कम है तो आप ये बात कर सकते हो। इसलिए आपको नॉर्मली ये चीज नहीं अपनानी चाहिए। कौन सी वाली? एक्सटर्नल कंफर्मेशन में। चलिए पढ़ के सुना रहा हूं, देखो। साक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि। पहला है निरीक्षण। निरीक्षण से तात्पर्य क्या है, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना। इसमें मूर्त संपत्तियों का भी क्या किया जाता है, निरीक्षण। बिल्डिंग का भी निरीक्षण शामिल है। दस्तावेजों के निरीक्षण से साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ती है। अवलोकन का तात्पर्य क्या है, दूसरों के द्वारा की जा रही ऑडिट प्रोसीजर को देखना, जैसे स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु गणना के समय उपस्थित होना। बाह्य पुष्टिकरण से तात्पर्य ऐसे प्रविधि से है जिसमें अंकेक्षक सीधे डायरेक्टली तृतीय पक्षकार से कुछ मामलों को सुनिश्चित करवाएगा, अर्थात कंफर्म करने की प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, आदेश नहीं दे सकता। यह सदैव कैसा होगा बताओ, क्योंकि कंफर्मेशन मतलब लिखित प्रत्युत्तर। इसमें गैर प्रत्युत्तर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सामने वाले जवाब ही नहीं देते। हम नहीं देते तो नहीं देते साहब, तो सर हम क्या करें? आपके पास में एविडेंस नहीं आए तो कोई और तरीका देखो, वो भी नहीं आए तो बताओ भाई, थर्ड पार्टी से नहीं आए और कोई तरीका देखा फिर भी नहीं मिले, तो आप अपनी राय को क्या कर दो, मर्यादित कर दो। एक बात और समझना बच्चों, 99% क्या होता है, किसी अजनबी की चिट्ठी आपके घर आई तो आप क्या करोगे बताओ? अब देखो जमाना बहुत टेढ़ा हो गया आजकल। आपके पास में कोई मोबाइल पे मैसेज आया जो आप नहीं जानते और उसमें एक लिंक था कि आप इस लिंक को ओपन करें, आपको 1 लाख रुपए का इनाम है। आपको तो लिंक पे क्लिक करना है, कोई ओटीपी कुछ नहीं, अकाउंट साफ। ऐसे ऐसे हैकर्स हैं। तो आजकल लोग क्या है, मेरे जैसे तो अननोन नंबर, जो ही मेरे पास में कोई ऐसा कॉल आता है जिसपे रेड आ जाता है ना, पूरा पूरा, आपने ट्रू कॉलर अगर डाउनलोड करा, रेड आ जाता है, मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ आते ही। कोई भी मैसेज आता है मैं वो देखता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, क्योंकि क्या पता स्कैम हो जाए। तो क्या लोग अजनबी लोगों को जवाब नहीं देना चाहते, और ऑडिटर तो कंप्लीटली अजनबी है। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। तो ऑडिटर कहेगा यार इससे तो मेरे को कोई जवाब ही नहीं देगा, मैं उनसे कंफर्मेशन मांगूंगा कोई मुझे जवाब ही नहीं देगा,
तो जवाब अगर आप लेना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, आप मैनेजमेंट से क्या करो, एक कंफर्मेशन ऑथोराइजेशन लेटर ले लो। आप मैनेजमेंट से एक ऑथोराइजेशन लेटर लो कि सर हाँ, हम आपके जो भी डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं उनको क्या भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, आप हमें उसको ऑथोराइज करो, और वो ऑथोराइजेशन लेटर उस चिट्ठी के साथ भेजो, तो फिर आपके पास में रेस्पॉन्स आने की चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपको भेजने से पहले प्रबंधकों से क्या ले लेना चाहिए, ऑथोराइजेशन। कई बार इसके साइड इफेक्ट भी आए कि आपने मैनेजमेंट से पूछा नहीं और उठा के थर्ड पार्टी को भेज दिया और मैनेजमेंट ने आपके ऊपर केस ठोक दिया कि यार आपने उसको ये चिट्ठी भेजी क्यों, क्यों क्या हो गया, अरे यार वो मेरे पैसे मांगता था, वो भूल गया था, 5 साल से मांग नहीं रहा था, तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया, तुमने खुद ने कह दिया कि इसको पैसे देने हैं, बताओ मेरे को देने ही नहीं उसको, वो तो भूल गया था, तुमने याद दिला दिया, अच्छी ऑडिट करी सीए साहब आपने हमारी। अरे ज्यादा ज्यादा इनकम मान लेते मैं टैक्स भर देता, टैक्स तो 30% ही लगता, तुम्हारे ने तो 100% दिला दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए आपको मैनेजमेंट से कंफर्मेशन ऑथोराइजेशन लेटर ले लेना चाहिए। अगर मान लो मैनेजमेंट मना कर दे, देखो सीए साहब कुछ ही करने का था लेकिन हमारे यहाँ चिट्ठियां भेजने का नहीं था, आपने उठा के चिट्ठी भेज दी, मेरी गुडविल की शामत निकाल दी, बताओ थर्ड पार्टी को कोई चिट्ठी नहीं भेजोगी, अब बताओ इस केस में आप क्या करें, तो कोई और तरीका अपनाओ, वैकल्पिक तरीका अपनाओ। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। अब जैसे मेरी वाइफ जो है आज तक अपने पियर ही नहीं गई, जाते हैं ना जैसे शादी होने के बाद जाते हैं लोग अपने पियर जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, पियर ही नहीं जाती। अब मैं वैकल्पिक तरीके ढूंढता रहता हूं, तो मैंने इस बार मेरे बच्चों को तैयार कर दिया ढंग से कि कुछ दिन तो बिताऊं ननिहाल में। उनको किससे सुना रहा हूं रोज, जब मैं छोटा था ना मेरी नानी के यहाँ 2-2 महीने रह के आता था, और नानी के तो मजे करते हैं, तो बच्चों को भी लगा हाँ यार नानी के तो जाना चाहिए, वो भी अपने यार दोस्तों से सुनते रहते भाई नाना नानी के जाते हैं लोग। मैंने बच्चों को तैयार कर दिया, वो रोज अपनी मम्मी को कह रहा है मम्मी अपन वहीं जाएंगे, नाना के जाएंगे, नानी के जाएंगे, वो समझ गई मेरी वाइफ। मेरी वाइफ ने कहा तुम कितने ही हथकंडे अपना लो, मैं तो आज जाऊं ना कल जाऊं, जा ही नहीं रही, क्या करें। जब वैकल्पिक तरीके भी नहीं हो तो राय मर्यादित कर दो भैया, भाई ये तरीके से साक्ष्य नहीं मिल रहे, कोई और तरीका अपना लो। मैनेजमेंट ने मना कर दिया, कोई कारण पूछो भाई क्यों मना कर रहे हो सकता है कारण औचित्यपूर्ण हो, कोई और तरीका अपना लो। वैकल्पिक विधि भी नहीं है तो राय को ही क्या कर दो, संशोधित कर दो। बोलो समझ में आ गया क्या। तो ये था आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन 2 प्रकार के, कौन कौन से, बाह्य पुष्टिकरण और पॉजिटिव और नेगेटिव। जब अंकेक्षक तृतीय पक्षकार से उत्तर देने की प्रार्थना करती है कि भाई आप चाहे सहमत हो चाहे नहीं हो जवाब तो भेजो, तो ये पॉजिटिव। और जब ऑडिटर ये कहता है कि नहीं आप केवल तभी भेजना जब सहमत नहीं हो, तो नेगेटिव। जब आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हो, जोखिम ज्यादा हो, तो कभी भी नकारात्मक को मत अपनाना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गरीबी है, ऊपर से तुम आटा गिला कर रहे हो। बोलो समझ में आ रहे, यहां तक की बातें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल ऐसे 520 विश्लेषणात्मक प्रविधि एनालिटिकल प्रोसीजर, और पुनः गणना और पुनः निष्पादन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बस कल आपको एक ऐसे 520 और पढ़ाना है इसमें।